नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति अब केवल पोस्टर, भाषण या रैलियों तक ही सीमित नहीं रह गई है। भले ही 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों ने संकेत दे दिया है कि अगली सियासी लड़ाई अब मैदान के साथ साथ मोबाइल की स्क्रीन पर भी लड़ी जाएगी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से तैयार वीडियो और कंटेंट ने राज्य की राजनीति में नई बहस को छेड़ दिया है, जो कि लोकतंत्र, नैतिकता और कानून तीनों के लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। और हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े AI जनरेटेड वीडियो सामने आने के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। और ऐसे में अब सवाल यह है कि उत्तराखंड का चुनाव अब डिजिटल वॉर और साइबर स्ट्राइक की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों दो मोर्चे पर राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक धरातल पर और दूसरी सोशल मीडिया पर। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लेकर सामने आए AI से बने वीडियो ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आरोप है कि इस वीडियो के जरिए उनकी छवि को जानबूझकर एक खास धार्मिक और कट्टर पहचान में ढालने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, वैसे वैसे AI आधारित कंटेंट, डीप फेक वीडियो और डिजिटल नैरेटिव चुनावी हथियार बनते जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा का कहना है कि AI के जरिए किसी नेता की छवि गढ़ना या बिगाड़ना अब बहुत आसान हो गया है। पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड के लोग सहज हैं, तकनीकी तौर पर उतने जागरूक नहीं। ऐसे में फेक वीडियो अगर बार बार परोसे गए तो उसका नकारात्मक असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ सकता है। राजनीति में सच से ज्यादा असर नेगेटिव परसेप्शन का होता है। देखिए, 2027 अब ज्यादा दूर नहीं है और उत्तराखंड में जिस तरह के चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उसको देख करके लगता है कि राजनीतिक दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस सत्ता में पहुंचने के लिए ललायित है, वो तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग अब उत्तराखंड की राजनीति में होने लगा है, उससे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव अब आने वाले समय में उभर करके आएंगे। क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो बने हुए वीडियो हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, आप उनको कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये नकली हैं या फेक हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर AI के दुरुपयोग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताता रहा है। वैश्विक सम्मेलनों में नैतिक AI, जिम्मेदार टेक्नोलॉजी और डीप फेक के खिलाफ कड़े नियमों की वकालत की जाती है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि सोशल मीडिया और AI आज के समय का मजबूत माध्यम है। बीजेपी इसका इस्तेमाल अपनी योजनाओं और बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए करती है, लेकिन चुनाव धरातल पर लड़े जाते हैं। लोग विकास और काम देखकर वोट करते हैं। जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता में बैठी बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए AI का सहारा ले रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी AI के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस जनता को सच्चाई बताएगी। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया का, क्योंकि इस समय बहुत आगे हमारी टेक्नोलॉजी निकल चुकी है और चुनाव सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। और जो सोशल मीडिया के ऊपर जब हम चीजें डालने का काम करते हैं, अपने फेसबुक के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से हम इन चीजों को जब डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर हमारी बातों का असर पड़ता है। पर चुनाव इससे अलग है। चुनाव में हम लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव का एक कार्य करने की अपनी एक अलग सीमा है और लोगों तक पहुंचते हैं हम। AI और या सोशल मीडिया केवल हमारी उन योजनाओं को या हमारी बातों को या हमारे द्वारा कही गई जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कहे हुए हमारे जो शब्द है, वो लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं, ये एक अलग हमारा तारतम्य है। और टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे निकल चुकी है। हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, पर चुनाव बहुत अलग होता है। चुनाव हमारी लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों की विचारधारा से अपनी विचारधारा को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, जो तकनीक होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। और अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर
आज की तारीख में एआई बहुत महत्वपूर्ण है। अब एआई से बहुत कुछ किया जा सकता है सकारात्मक रूप से, मगर अगर उसका नकारात्मक पहलू इस्तेमाल होता है तो वो दुखदाई होगा, क्योंकि जो धरातल पे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हावी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो अवश्य एआई का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पेट में खाना नहीं, जिसके बच्चे के पास नौकरी नहीं, जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है, जहां महिलाओं को सुरक्षा नहीं, वो वाले सवाल भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। एआई की सियासी लड़ाई को देखते हुए अब साइबर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। फेक वीडियो और डीप फेक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एएसपी साइबर पुलिस कुश मिश्रा का कहना है कि एआई से बने फर्जी वीडियो को रोकना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सामने आने के बाद बीएनएस की धारा 353 और 336 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की सियासत अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ विकास बनाम विपक्ष नहीं होगा, बल्कि सच बनाम फेक, नैरेटिव बनाम रियलिटी की भी लड़ाई होगी। भले ही उत्तराखंड में चुनावी बिगुल अभी न बजा हो, लेकिन एआई ने सियासी शंखनाद कर दिया है। 2027 का रण अब मैदान के साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तकनीक लोकतंत्र को मजबूत करती है या राजनीति इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। देहरादून से कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ संवाददाता अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। जहां बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी के द्वारा एक वीडियो के जरिए मामले में वीआईपी का नाम उजागर करने के दावे के बाद अब उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। और जहां विपक्ष इस मुद्दे को लगातार सरकार पर इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया है। जहां बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि अगर उर्मिला सनावर के पास अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कोई ठोस सबूत हैं तो उन्होंने 1 साल तक इसे क्यों छुपाए रखा। ये ना अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सवाल का जवाब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए पूरा बताने को, पूरा बयान देने को। देखिए, इसमें पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति ही दिखाई पड़ती है। इसलिए क्योंकि देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हरीश रावत का भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसको त्वरित उस स्टिंग ऑपरेशन को बाहर ले आया गया था, क्योंकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं देने के लिए उस स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया गया था। अगर उर्मिला सनावर जी के पास इस तरीके की किसी भी प्रकार की ऑडियो थी तो 1 साल से ऊपर उन्होंने उस ऑडियो को अपने फोन में क्यों स्टोर करके रखा हुआ था, क्यों नहीं उसको जनता के सामने लाया था, क्यों नहीं डीजीपी को दिखाया था, क्यों नहीं कोर्ट में उसको पेश किया गया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इसी उत्तराखंड की बेटी के लिए प्यार अभी क्यों जागा, पहले क्यों नहीं जागा? क्या ये ममत्व उनको पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था कि मुझे हाँ आना चाहिए और उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लाना चाहिए? तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनकी ये बात कर रही है, इस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं,
जब इनके फोन के स्टोरेज में इस तरीके की ऑडियो थी तो उनके पास ये गुलदस्ता लेकर क्यों जाया करती थी? क्योंकि इनके पास तो सारी स्टोरेज भरी हुई थी, इस तरीके की ऑडियो में स्टोरेज भरी हुई थी, तो उन्होंने अभी तक उन लोगों को जाके गुलदस्ता देना जरूरी क्यों समझा? उनका दिल तो जान ही रहता था कि ये लोग इसमें सम्मिलित है, उसमें सम्मिलित है। तो इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत किया जाने वाला कार्य। वो जब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार लगातार अपना ठोस से ठोस कदम उठा रही है, तो उसको खराब करने के लिए, डैमेज करने के लिए इस तरीके की सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे कार्य को किया जा रहा है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकास खंड बहादुराबाद में न्याय के पंचायत ग्राम सलेमपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और जहां कार्यक्रम में राज्य मंत्री विनय रोहेला के साथ साथ विधायक आदित्य चौहान समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। जहां आपको जानकारी देते चले कि एडीएम दीपेंद्र नेगी और खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, तो जबकि शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के नया पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं और आज भी हमारे जनपद में 2 जगह कैंप्स हैं। आने वाले 30 जनवरी तक पूरे जनपद में 46 न्याय पंचायतों में कैंप्स कवर हो जाएंगे और जैसा हमने सभी कैंप्स में देखा है, काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे जनपद के सभी नागरिक उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं से उनको सैचुरेट किया जाए, सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं और जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी के द्वारा बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है। मैं सभी जनपदवासियों से अनुरोध भी करूँगा कि आने वाले जितने भी कैंप्स हैं उसका शेड्यूल हमने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, उसमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें और जो भी वहाँ पे सरकारी योजनाएं जिनसे उनको लाभ दिया मिल सकता है, भले वो कृषि की हो, उद्यान की हो, पशुपालन की हो या समाज कल्याण अन्य विभागों की हो, उससे ज़रूर वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर से मिलें और अपनी उन योजनाओं से लाभ लें। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि जो हमारी समस्याएं गांव की है, न्याय पंचायत की है, ब्लॉक की है, उनका निराकरण कराने के लिए लोग तहसीलों के अंदर, जिला प्रशासन के अंदर जाते रहते हैं और जिससे समस्याओं का निराकरण न होने से लोग परेशान हैं। इसलिए सरकार जन जन के द्वार आकर वहां पर मौके पर बैठकर ही उनकी समस्याओं का निराकरण कर रही है। यहाँ पे लगभग 40 से अधिक समस्याएं आई है, उसमें जितने भी विद्युत विभाग की है, जल निगम की है, सड़कों की है और अनेकों इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के लिए लोग परेशान थे। मैं सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए अस्पताल आने जाने की समस्या से छुटकारा मिल गया है। जी हां, आपको बताते चले कि समाज कल्याण विभाग ने अटल उद्भियो योजना के तहत निःशुल्क सेवा शुरू कर दी है। जहां आपको बताते चले कि जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रमोद मलेठा ने इस पर जानकारी दी है कि योजना के तहत अब वरिष्ठ अधिकारियों को मोतियाबिंद की जो भी सर्जरी होगी उसके लिए अस्पताल आने जाने और घर वापस छोड़ने की सुविधा दी जाएगी। जहां आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने सभी जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लें। जो अभिदय योजना है केंद्र पोषित है, उसमें एक्चुअल में क्या है, जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं जनपद रुद्रप्रयाग के, उनका मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन अगर होना है जिला चिकित्सालय में प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को निःशुल्क होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस वृद्ध व्यक्ति को उसके घर से हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे, ऑपरेशन वहाँ करवाएंगे, उसके बाद फिर वापस उसको उसके घर तक छोड़ेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी और कोई ऐसा पात्र व्यक्ति अगर है क्षेत्र में कहीं, तो हमारे सहायक समाज अधिकारी से वो संपर्क कर सकता है या हमारे कार्यालय से संपर्क कर लेगा। अब खबर देहरादून से है, जहां न्यू ईयर के अवसर पर अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान को तेज कर दिया है। जहां आबकारी आयुक्त ने निर्देशों का अनुपालन जिले भर में टीमों को गठन कर लगातार उनकी ओर से छापेमारी की जा रही है और इसी क्रम में केनाल के रोड पर स्थित एक निजी बार पर भी दबिश दी गई और जहां तलाशी के दौरान उत्तर प्रदेश की बिक्री के लिए निर्धारित विभिन्न ब्रांड के 14 बोतल अवैध मदिरा को बरामद किया गया है।
जिसमें कि आपको बताते चलें कि कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बिक्री के लिए संग्रहित लगभग 90 कैन बियर और वाइन की 4 बोतलों को जब्त किया गया और जिसमें मौके पर मौजूद अभियुक्तों को टीम ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। और जहां पारंपरिक जो भी जांच है उसमें सामने आया है कि पकड़ी गई शराब को त्योहारी सीजन में अवैध रूप से बेचने की तैयारी की जा रही थी। आयुक्त महोदय द्वारा क्रिसमस डे और नए साल के उपलक्ष्य में पूरे जिले की जो टीम है उनको अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी के अनुपालन में हम लोग पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं। आज हमें सूचना मिली कि ये बार जो है ये बाहर से ला करके अवैध रूप से मदिरा परोसता है। तो यहाँ आए तो यहाँ पर हमने विभिन्न ब्रांड की 14 बोतल बरामद करी है जो उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए है और बियर की लगभग 90 कैन जो भी उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए है वो बरामद करी है और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके बाद जो हमारी आवश्यक कानूनी कार्रवाई उसको कर रहे हैं, उसको बाद में जो है कोर्ट में पेश करेंगे। अब खबर हरिद्वार जिले से है, जहां शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए पुलिस लाइन रोशनाबाद परिसर में नवनिर्मित आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी हरिद्वार के मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने विधिवत जो है इस रूप से लाइब्रेरी का लोकार्पण किया है और जहां इस अवसर पर अधिकारियों ने इसे विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सुविधा बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराएगी। जहां जानकारी देते चले कि CSR योजना के अंतर्गत वी गार्ड कंपनी के सहयोग से तैयार की गई इस लाइब्रेरी में शांत और अनुकूल अध्ययन वातावरण, बैठने की समुचित व्यवस्था और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस लाइन में पुलिस मॉडल स्कूल के पास में पुलिस ब्लॉक के माध्यम से और CSR के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी का यहाँ पर निर्माण किया गया है। कुछ ही महीनों पूर्व इसका शिलान्यास भी किया गया था और ये कंप्लीट हो गई है। आज SSP हरिद्वार के साथ इसका इनॉग्रेशन किया गया है। निश्चित तौर पे बच्चों के लिए पढ़ने की स्पेस अच्छी बनी है, बुक्स भी हैं और भी सुविधाएं इसमें बढ़ाई जा रही हैं ताकि बच्चों को सामने खेलकूद, पढ़ाई आदि सब पूरी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस लाइन स्कूल्स में पूरी मिल सके। और भी इम्प्रूवमेंट के स्कोप है, उसको भी आगे कराया जाए। सभी अच्छा कार्य हुआ है, कम समय में हुआ है और साथ ही सफाई काफ़ी अच्छी है और मेंटेनेंस आदि जो अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, टेबल चेयर्स हैं, पानी की पीने की व्यवस्था है, बुक्स भी काफ़ी रख दी गई हैं। बच्चों को भी आज दिखाया जा रहा है ताकि वो उसका पूरा उपयोग करें। गया है जो हमारे CSR एक्टिविटी के तहत बनवाई गई है। इसमें मैं जो CSR एक्टिविटी में जो भी हमारी कंपनी है उनको भी बधाई देता हूँ और जिलाधिकारी महोदय को भी बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। आज हमारे लिए काफ़ी प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि हमने वी गार्ड के सौजन्य से पुस्तकालय का उद्घाटन किया है जो कि पुलिस स्कूल में पुस्तकालय बनाया गया है। और वी गार्ड पहले भी हमारा काफ़ी सपोर्ट करती रहती है लोकल CSR एक्टिविटीज़ में और आगे भी वी गार्ड का वो रहेगा। हमारे पास हर साल कुछ ना कुछ बजट आता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो एक्चुअल में यहाँ के लोकल मतलब संस्थाओं को या स्कूलों को जो भी रिक्वायरमेंट हो वो उस पर काम हो और वो आगे भी वी गार्ड वैसा करती रहेगी। हरिद्वार में भी वी गार्ड ने हमारे भगवानपुर प्लांट के सौजन्य से ऑलरेडी यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस और उसका इंस्टॉलेशन कराया है और इस पुलिस स्कूल में ही और आगे फर्दर भी चलता रहेगा। बच्चों को किस तरह की अपील करेंगे? बच्चों को मैं ये अपील करूंगा, जैसे हमारे SP साहब ने बताया कि उन्हीं का ये विज़न था कि यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी बने ताकि बच्चों को आगे मतलब उच्च शिक्षा का एक मोटिवेशन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कई बड़े फैसले लिए हैं और जिसमें आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना के तहत आम जनता को मिलने वाली निःशुल्क इलाज सुविधा पहले से ही जो है वो जारी है। लेकिन आपको बता दें कि अब इन योजनाओं को पूरी तरह से इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा और जहां स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार के अनुसार इलाज का पूरा खर्च अब राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि भुगतान की प्रक्रिया इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए होगी और इससे सूचीबद्ध अस्पतालों को भी इलाज के भुगतान में हो रही देरी खत्म होगी और जहां उन्हें समय पर भुगतान भी मिल सकेगा। माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये निर्णित हुआ कि आयुष्मान और अटल आयुष्मान के तहत 100% इंश्योरेंस मोड में अभी कार्य किया जाएगा
और गोल्डन कार्ड में हाइब्रिड मॉडल के तहत काम किया जाएगा, जहां पे 5 लाख से नीचे के जो क्लेम्स हैं वो इंश्योरेंस मॉडल के माध्यम से होगा और 5 लाख से ऊपर जो क्लेम्स हैं वो ट्रस्ट मोड के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा सेवा नियमावली अमेंडमेंट रूल्स भी प्रख्यापित करने की अनुमति माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है और इसमें जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो उम्र था, जो पहले 650 था, उसको बढ़ा के 62 कर दिया गया है और इसमें स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भी पद जो है सृजित करने की अनुमति दी है और जो एनएमसी नॉर्म्स 2023 हैं, जो नए एनएमसी नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार पदों का सृजन की अनुमति दी गई है। अब खबर रामनगर से है, जहां जेम्स कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी बुकिंग के नाम पर एक मशहूर वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु के फोटोग्राफर एस प्रशांत ने रामनगर पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि फरमान नामक एक व्यक्ति ने एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट पैकेज में सफारी बुकिंग के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी की है। जहां 23 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद फरमान के द्वारा भेजी गई टैक्सी से रामनगर पहुंचने पर फोटोग्राफर ने कॉर्बेट क्राउन रिजॉर्ट में रुकने के बाद आपको बताते चले कि 25 दिसंबर को सफारी का इंतजार किया, लेकिन जिप से नहीं आई और बाद में सफारी रद्द होने की सूचना दे दी गई। जहां जांच में पता चला है कि परमिट फर्जी था। जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं मामले की जांच जारी है। हमसे जो मामला ये संज्ञान में आया है, ये किसी पर्यटक के साथ में इसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, ठगी की गई है। पर ये फरमान नाम से कोई टूर ऑपरेटर हैं, तो इनके संबंध में जो भी कोई शिकायत अगर हमें मिलती है तो उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी और पहले से ही कॉर्बेट के द्वारा एडवाइजरी जारी करके पर्यटकों को, सभी को, आमजन को सूचित भी किया गया है, सतर्क किया गया है कि फर्जी वेबसाइट, फर्जी टूर ऑपरेटर के चक्कर में ना पड़े और अगर कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वो की गई थी? हाँ, इसमें पूर्व में एक मामला था इसके द्वारा ठगी की गई थी, तो उसमें इसके द्वारा जो भी कार्रवाई जांच गतिमान है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।